हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें आप सभी लोगों का डीएनए आरएनए भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिसर ने की थी। कौन किया था? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। अगर हम खोज की बात करें तो सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिसर ने की थी और इसका उन्होंने नाम न्यूक्लिन दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की और इसका इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज कौन किया था, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज कौन किए थे? फ्रेडरिक मिसर ने की थी और इसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। एक अल्टमान साहब थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे अल्टमान। न्यूक्लिक अम्ल, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होने के कारण से अल्टमान साहब ने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। न्यूक्लिन को सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने खोज की, इन्होंने इसका नाम क्या दिया? न्यूक्लिन। तो अल्टमान साहब ने देखा कि न्यूक्लिन जो थी इसकी प्रकृति कैसी थी? अम्लीय थी। अम्लीय प्रकृति होने की वजह से अल्टमान ने इसका क्या नाम दिया? न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। क्या नाम दिया? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। टाइड्स, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है यह तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कितने चीजों से मिलकर बना होता है? तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? नंबर एक है फास्फेट समूह, फास्फेट समूह, और नंबर दो है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, और नंबर तीन है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। देखिए, एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है आगे अपन जानेंगे। उससे पहले आप इतना जानिए कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ टा और डा का अंतर है। अभी आगे और भी अंतर है, उसको हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में टा और सा का अंतर है। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों से मिलकर बना होता है। फास्फेट समूह, उसके बाद पेंटोज शर्करा। पेंटोज मतलब पेंट मतलब पांच, यानी कि 5 कार्बन युक्त शर्करा, और नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, और एक होता है प्यूरीन, ठीक है। एक होता है प्यूरीन। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पूरा डीएनए ऐसे समझ में आपको आ जाएगा, आप कभी भी डीएनए को भूलेंगे नहीं। इसलिए आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। प्यूरीन होता है और पिरिमिडीन होती है। यह तीन प्रकार की पाई जाती है। नंबर एक साइटोसिन, साइटोसिन इसको सी से प्रेजेंट करते हैं, और नंबर दो है थाइमीन, इसको टी से प्रेजेंट करते हैं, और नंबर तीन है यूरेसिल, इसको यू से प्रेजेंट करते हैं। प्यूरीन भी होता है, दो प्रकार का होता है प्यूरीन। प्यूरीन दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एडेनिन और नंबर दो ग्वानिन। ये न्यूक्लिक अम्ल का भाग एक है, इसमें हो सकता है दो तीन भाग बन जाए। भाग एक, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि फास्फेट समूह क्या होता है। जो फास्फेट समूह होता है वह दो न्यूक्लियोसाइडों को जोड़ने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, टाइडों को नहीं, दो न्यूक्लियोसाइडों को जोड़ने का काम करता है। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में थोड़ा सा पहले, अभी आगे और डिटेल पढ़ाएंगे, न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताएंगे। न्यूक्लियोसाइड, जैसे न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बनाता है? फास्फेट समूह और पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वह पेंटोज शर्करा,
पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बनाता होता है, नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है, फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, जबकि न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। फास्फेट समूह इसमें नहीं होता है, इसलिए दो न्यूक्लियोसाइडों को जोड़ने का कार्य फास्फेट समूह करता है। आगे किस प्रकार से कार्य करेगा हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग एक बार जानते हैं फास्फेट समूह। तो फास्फेट समूह क्या होता है, यह दो लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, किसको किसको, न्यूक्लियोसाइड को। नेक्स्ट आता है पेंटोज शर्करा, इसके बारे में पूरी डिटेल पहले जान लेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले फास्फेट समूह जान लिए कि फास्फेट समूह क्या करता है, दो न्यूक्लियोसाइडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। दो न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने के बाद अगला आता है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा, पेंटोज, पेंटोज का मतलब पांच। ठीक है, यानी कि पंच कार्बन युक्त, इसको भी कह सकते हैं कि पंच कार्बनीय शर्करा। क्या कह सकते हैं, पंच कार्बनीय संरचना, सॉरी शर्करा, पंच कार्बनीय शर्करा। ठीक है, क्योंकि पेंटोज आप लोग सुने होंगे कि पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टेज, वो मोनोसैकेराइड में पढ़ाया गया है। ठीक है, यानी कि पेंटोज शर्करा है पंच कार्बनीय शर्करा इसको कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। पेंटोज शर्करा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है राइबोज शर्करा और एक होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। क्या क्या होता है, एक होता है राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा, और दूसरा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, पहला होता है राइबोज शर्करा तथा दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब दोनों में अंतर क्या है, यानी कि जो पेंटोज शर्करा है वो राइबोज में पाया जाएगा और डीऑक्सीराइबोज में पाया जाएगा। तो दोनों में पेंटोज शर्करा में अंतर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो हम यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखेंगे कि राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम एक संरचना के माध्यम से बनाते हैं। तो यहाँ पे संरचना देख लेते हैं। पेंटोज शर्करा सबसे पहले हम बनाएंगे। एक मिनट देखिए, वीडियो में आ रहा है चित्र, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये पांच कार्बन युक्त शर्करा, 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लगाएंगे CH2 और ये हो जाएगा यहाँ पे OH। CH2OH हम बगल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका ये हो गया प्रथम कार्बन, यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया प्रथम कार्बन, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। देखिए 5 कार्बन। अब इसके जो प्रथम कार्बन पे एक होता है OH समूह और दूसरा होता है हाइड्रोजन। यहाँ पे होता है हाइड्रोजन और यहाँ पे होता है OH हाइड्रोक्सिल समूह। फिर यहाँ पे होता है हाइड्रोजन और यहाँ पे होता है OH और यहाँ पे हो गया H। ठीक है, नेक्स्ट एक संरचना और बना लेते हैं। प्रथम कार्बन पे OH, H, H, H और ये हो गया H, ये हो गया OH और ये हो गया CH2 OH और ये हो गया H। देखिए अगर हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। देखिए यहाँ पे ये है राइबोज शर्करा। कौन है, राइबोज शर्करा, और ये है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। दोनों में अंतर क्या है, देखिए जो मैंने कहा कि जो पेंटोज शर्करा होती है इसको पंच कार्बनीय शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच कार्बनीय शर्करा, जिसमें 5 कार्बन हो। तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि यह 5 कार्बन वाली शर्करा है। तो इसको क्या कहेंगे हम, पेंटोज शर्करा कहते हैं। अब इसमें जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है राइबोज शर्करा, एक होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब देखिए जब पेंटोज शर्करा के दूसरे और तीसरे दोनों कार्बन पे OH समूह उपस्थित हो, ध्यान दीजिएगा यही अंतर है,
राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा के पेंटोस शर्करा में, यानी कि पेंटोस शर्करा के डीऑक्सीराइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा दोनों में अंतर यही बताता है कि पेंटोज शर्करा के दूसरे और तीसरे कार्बन पे अगर दोनों पे OH समूह है तो वह होगा राइबोस शर्करा, वह होगा राइबोस शर्करा। और यदि पेंटोज शर्करा के दूसरे और तीसरे कार्बन पे OH ना होकर के दूसरे पे केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो, यानी कि पेंटोज शर्करा के दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन तथा प्रथम कार्बन पे क्या, सॉरी तृतीय कार्बन पे क्या हो, OH समूह उपस्थित हो, तो वह होगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा। फिर से देखिए, जो पेंटोज शर्करा होती है वह दो प्रकार की होती है, एक राइबोस शर्करा, एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा। राइबोस शर्करा में क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी दोनों कार्बन पे OH समूह उपस्थित होती है, यानी कि पेंटोज शर्करा का चित्र बनाएंगे और उसमें सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन दोनों पे OH समूह अगर उपस्थित है तो वह होगा राइबोस शर्करा। और अगर सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन तथा टर्सरी कार्बन पे OH समूह उपस्थित हुआ होगा किसका, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक है, तो पेंटोज शर्करा के बारे में समझ में आ गया। हम लोग न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज पढ़ना है, फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार। तो हम लोग फास्फेट समूह को पढ़े हैं, दो न्यूक्लियोसाइडों को जोड़ने का कार्य करता है, और यह है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा यानी कि पंच कार्बन युक्त शर्करा, यानी कि पंच कार्बनीय शर्करा जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। और यह पेंटोज शर्करा जो होती है वह दो प्रकार की होती है, कौन कौन से, राइबोस शर्करा तथा डीऑक्सीराइबोस शर्करा। राइबोस शर्करा में अंतर क्या है और डीऑक्सीराइबोस शर्करा में दोनों में क्या अंतर है कि दोनों का जब हम पेंटोज शर्करा का चित्र बनाते हैं तब उसके सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन पे दोनों पे अगर OH है तो वह होगा राइबोस शर्करा, और अगर सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन तथा टर्सरी कार्बन पे OH समूह उपस्थित हो तो क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगा। ये हो गया आपका पेंटोज शर्करा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रोजनी क्षार। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजनी क्षार। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजन क्षार जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है पिरीमिडीन। क्या होता है पहला, पिरीमिडीन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्यूरीन। जो पिरीमिडीन होता है, ठीक है, इनकी संरचना में एक वलय पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक वलय पाई जाती है, और वलय का जो कंकाल होता है इसमें 2 नाइट्रोजन व 4 कार्बन पाए जाते हैं। इसमें कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन व 4 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार का होता है, नंबर 1 प्यूरीन, सॉरी पिरीमिडीन, और नंबर 2 प्यूरीन। तो सबसे पहले हम लोग पिरीमिडीन को देखेंगे। जो पिरीमिडीन होता है इनकी संरचना में एक वलय पाई जाती है, वलय में 2 नाइट्रोजन व 4 कार्बन पाए जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण, अगर हम पिरीमिडीन के उदाहरण की बात करें तो पिरीमिडीन के उदाहरण साइटोसिन और थाइमीन और यूरेसिल। अच्छा ध्यान दीजिए, जो टोटल नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरीमिडीन का मिला करके, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। जबकि प्रत्येक ये क्या कहते हैं शर्करा में, चाहे वो राइबोज का हो चाहे डीऑक्सीराइबोज का हो, दोनों में 4 ही नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। जैसे अगर हम डीएनए का बात कर रहे हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो इसमें जो है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन उपस्थित होती है। जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, उसमें यूरेसिल उपस्थित होती है। यानी कि डीएनए में थाइमीन होता है, यूरेसिल नहीं होती है, और आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, यूरेसिल उपस्थित होती है। डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमीन होता है और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, बस, और सारे नाइट्रोजन क्षार वही रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सभी कार्बन क्या कहते हैं नाइट्रोजन क्षारकों के बारे में। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षारक के हम लोग स्ट्रक्चर एक एक करके बना लेंगे। ये आपके प्यूरीन के जो तीनों भाग बताए गए हैं, साइटोसिन, उसके बाद यूरेसिल, थाइमीन के, उसी की संरचना है। जैसे कि ये है आपकी साइटोसिन की
साइटोसिन की संरचना वलय के रूप में पाई जाती है, ये वलय है, ठीक है। इसको साइटोसिन को सी से प्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट है यूरेसिल, यूरेसिल इसको यू से प्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट है थायमीन, थायमीन इसको टी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पिरिमिडीन के बारे में। पिरिमिडीन का जो तीनों पार्ट होता है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन, उसका तीनों का ये स्ट्रक्चर है, वलय के रूप में पाए जाती हैं। इसमें 3 नाइट्रोजन व 4 कार्बन पाए जाते हैं। तो इसको एक बार सब लोग संरचना पाठ देख लीजिए और उसका चित्र को बना लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। ये नेक्स्ट आ गया प्यूरिन। जो प्यूरिन होता है, इनकी संरचना में 2 वलय पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी संरचना में क्या होते हैं, 2 वलय पाए जाते हैं। लिख देंगे यहाँ पे, इनकी संरचना में 2 वलय पाए जाते हैं। जो प्यूरिन के एग्जाम्पल हैं, प्यूरिन का एग्जाम्पल है एडेनिन, नेक्स्ट है ग्वानिन। क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। जैसे ये पहला वाला है एडेनिन, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट है ग्वानिन, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिमिडीन और प्यूरिन। जो प्यूरिमिडीन होता है, इसके पहले वाला भाग मतलब देखें हम लोग, उसमें जो है क्या कहते हैं, एक चक्रीय पाए जाते हैं, या उसमें जो है वलय की संरचना एक होती है और उसमें जो है 3 नाइट्रोजन, उसके बाद जो है क्या कहते हैं 4 कार्बन पाए जाते हैं। और इसमें प्यूरिन, इनकी संरचना में 2 वलय पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो ये हो गया एडेनिन की संरचना, हो गई ग्वानिन की संरचना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी अब हम लोग का एक टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड। अभी आपको बताएं हैं थोड़ा सा न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 चीजें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे किससे होता है, इसका निर्माण, ठीक है। 1 मिनट तक चार्जिंग खत्म हो गया। इसका निर्माण पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार से होता है। किससे होता है, नाइट्रोजनी क्षार से होता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे होगा, पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार से होता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो हम एक पेंटोज शर्करा की चित्र बनाएंगे और इसके प्रथम कार्बन पे OH समूह, हाइड्रोजन, और यहाँ पर होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे होगा OH। और एक चीज भी बता रहे हैं, H और यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे होगा H और यहाँ पे होगा CH2OH। ध्यान दीजिएगा, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक ना। अब देखिए पहले नंबर ये बताइए, राइबोज शर्करा है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। यह राइबोज शर्करा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन पे क्या है, OH समूह है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, OH ना होता तो क्या होता, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता। तो न्यूक्लियोसाइड की हम बात कर रहे हैं तो हमें पेंटोज शर्करा से मतलब है, चाहे वो डीऑक्सी का हो चाहे राइबोज का हो, ठीक है। चाहे डीऑक्सीराइबोज का हो चाहे राइबोज का हो, उससे मतलब नहीं है। मैंने कहा कि इसका निर्माण पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार से होता है। तो यह पेंटोज शर्करा तो हो गया, अब हम इसमें नाइट्रोजन क्षार अगर हम लगा दें तो यह एक बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो देखिए, जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, चाहे वो राइबोज डीऑक्सीराइबोज का हो चाहे वो आरएनए का हो, यानी कि आरएनए का हो चाहे डीएनए का हो, उसमें जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये 5 प्रकार में से अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, यूरेसिल नहीं रहेगा, और आरएनए की बात करेंगे तो थायमीन नहीं रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए हम इसमें से एक नाइट्रोजनी क्षारक इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब चूंकि डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, हम न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं
इसलिए कोई था भी यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार ला के जोड़ देंगे। अगर हम डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाते या आरएनए का बनाते तब हम ध्यान देते कि कौन सा नाइट्रोजन क्षारक ला करके जोड़ें, लेकिन हम बना रहे हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड, और इसमें कोई भी नाइट्रोजन क्षार ला करके जोड़ते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है, इन पांचों नाइट्रोजनी क्षारक में से एक नाइट्रोजन क्षार ला करके हम जोड़ेंगे तो कहां जोड़ेंगे, पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन के OH समूह को हटा करके, ध्यान दीजिएगा, पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन के OH समूह को हटा करके कोई एक नाइट्रोजनी क्षारक ला करके हम जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका निर्माण यानी कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षारक से होता है, यानी कि ये हो गया पूरा पेंटोज शर्करा और ये हो गया नाइट्रोजनी क्षार, दोनों मिलाकर के क्या बना दिया, यह न्यूक्लियोसाइड। यह न्यूक्लियोसाइड है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, यहां सा की जगह हम क्या बना देंगे, टा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, तब इसका निर्माण पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार तथा फास्फेट समूह से होता है, तथा फास्फेट समूह से होता है, ठीक है। यानी कि हम अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड की, इधर देख लेते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, तो ये किससे किससे मिलकर बना होता है, फास्फेट समूह, फास्फेट समूह प्लस नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा का लिख देंगे, पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यह एक मैंने पेंटोज शर्करा बना दी, क्योंकि इसका निर्माण पेंटोज शर्करा यानी कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार तथा फास्फेट समूह से होगा, यानी कि जब तीनों रहेंगे तब ये क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। तो यह जो आप ये देखिए न्यूक्लियोटाइड अगर हम डीएनए का बनाते हैं तो डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। अगर आरएनए का बनाते तो थाइमिन की जगह यूरेसिल लिख देते, इसलिए हम और कोई अंतर नहीं करते, इसलिए हम केवल डीएनए का मान ले लेके चल रहे हैं, तो मान लेते हैं ये चारों नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, तो उसके हमें एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना है। और अगर हम केवल न्यूक्लियोटाइड की बात करें, चाहे आरएनए या डीएनए हो, तो हम यूरेसिल भी लिख लेंगे और यूरेसिल लिखने के बाद कोई सा भी नाइट्रोजन क्षार लाके लगा देंगे, तो हम न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार तथा फास्फेट समूह से होता है। तो देखिए तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे तब वह एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अभी क्या है, यह एक पेंटोज शर्करा है। नाइट्रोजन क्षार कहां जोड़ा जाता है, प्रथम कार्बन के OH समूह को हटा करके, कोई सा मान लेते हैं हमने थाइमिन जोड़ दिया, ठीक है, कोई सा भी आप नाइट्रोजन क्षार लगा सकते हैं, प्रथम कार्बन पे OH समूह जोड़ दिया, अब ये बना है न्यूक्लियो क्या साइड, लेकिन हमें बनाना क्या न्यूक्लियोटाइड, अभी फास्फेट समूह जोड़ना बाकी है। तो ध्यान दीजिए पेंटोज शर्करा के पांचवें कार्बन के OH समूह को, ये जो OH लिखा है उसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पेंटोज शर्करा के पांचवें कार्बन के OH समूह को हटा करके यहां पर हम फास्फेट समूह PO4 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, PO4 जोड़ देते हैं। अब यह एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, न्यूक्लियोटाइड का। यानी कि अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है, तो वह पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह से होता है। देखिए इसमें तीनों प्रकार के जुड़ गए हैं, ये हो गया फास्फेट समूह, ये हो गया नाइट्रोजन क्षार और ये पूरा क्या हो गया पेंटोज शर्करा। तो जब न्यूक्लियोटाइड में तीनों जुड़ेंगे, अब कहां कहां जुड़ेंगे, ध्यान ये देने योग्य बातें हैं कि न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन के OH समूह को हटाकर नाइट्रोजन क्षार जोड़ा जाता है और पेंटोज शर्करा के पांचवें कार्बन के OH समूह को हटा करके फास्फेट समूह जोड़ा जाता है। जब यह तीनों आपस में जुड़ जाते हैं तब वह एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। आप सुने होंगे डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बातें इसको मिटा दे रहे हैं, अभी आगे हम डिटेल पूरा पढ़ाएंगे इन सब चीजों को। अभी आपको न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इन सभी चीजों को बता रहे हैं। अगला टॉपिक ही है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए होता है, हम लोग यही पढ़े हैं
कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब देखिए, पॉली का मतलब होता है अनेक। क्या होता है? पॉली का मतलब अनेक, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड, सॉरी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पहले नंबर तो जान लीजिए, ये जो आपको डीएनए की संरचना दिख रही है, यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहां पर डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गया और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गया। तो इसी तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है। तो आप जान गए कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड कौन कौन है। अब ये जानना जरूरी है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। तो ये ध्यान दीजिए कि पॉली का मतलब होता है अनेक, और न्यूक्लियोटाइड जो आप अभी जस्ट पढ़े हैं, यानी कि ऐसे अनेक सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और ऐसे ही एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तरह एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड लेकर के दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कर लेते हैं, तब वह एक डीएनए का निर्माण करता है। आई बात समझ में? तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त किया जाता है। इसके बाद लेके चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। थैंक यू।